नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि सेट क्या होता है एंड साथ-साथ में ये भी पढ़े थे कि सेट को कैसे नोटेट किया जाता है एंड रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा था सेट का क्या होता है एंड प्रॉपर्टी भी हमने सेट की देख रखी थी। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है एंड उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग लगाएँगे सबसेट। और ये भी बात जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत लोग मैसेज आता है कि सर क्या आईएसडीसी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा और जो भी सीएमपी के हैं वो लोग कहते हैं सीएमपी का कवर हो जाएगा एंड ईसीसी के कॉलेज के जो छात्र हैं वो भी कहते हैं क्या ईसीसी का कवर हो जाएगा कि नहीं। तो आपको बता दें जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ईसीसी का सिलेबस है एंड आईएसडीसी, एसएस खन्ना एंड जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ईसीसी की बात की जाए तो ईसीसी में क्या है कि सेमेस्टर वाइज वहाँ एग्जाम होने वाले हैं। बाकी है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज ही। बस वहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो 5 यूनिट है फर्स्ट ईयर में यानी 1 साल में, जबकि सीसी का क्या है कि 2 सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है वो 4 यूनिट है। यानी कि यहाँ का सिलेबस अधिक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, सीएमपी, आईएसडीसी ये सारे के सारे कॉलेज क्या हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपडेटेड हैं, सेम सिलेबस है। और ईसीसी का भी सेम ही है, बस इतना है कि वहाँ पर यूनिट वाइज आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे ट्यूटोरियल जो होता है, तो ट्यूटोरियल जो होता है शायद 1 मंथ में ही हो जाए, 1 महीने या डेढ़ महीने में। और उसके बाद सेमेस्टर आपका होगा एग्जाम। तो क्या होगा आपका 2-2 यूनिट का एग्जाम होगा, तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ में आपका 2 यूनिट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप ईज़िली आप 2 मंथ में अपना पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं। और सेमेस्टर जब होगा आपका एग्जाम, उस सेमेस्टर से पहले आपका पूरा चारों यूनिट खत्म कर दिया जाएगा, ठीक? तो इसकी दिक्कत लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है कि मेरा खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा। बस कंटेंट वही रहेगा, सेम रहेगा दोनों में, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे यहाँ का हो। जो चीज़ें अलग होंगी हम बता देंगे कि कौन-सी चीज़ें यहाँ का मतलब ईसीसी का अलग है, तो उसको मत पढ़िएगा। पढ़ लेंगे तो सही ही रहेगा क्योंकि उतने ही समय में आपको पढ़ना है, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें ईज़ी रहेंगी, ठीक? बाकी एकदम सेम टू सेम है, आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और यहाँ का दोनों का, ठीक? बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर मत सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम, वहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम। यहाँ पर ये सारे छात्र जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, सीएमपी, आईएसडीसी, एसएस खन्ना और जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज हैं जो यहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर पूरे यूनिट पाँचों यूनिट पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देंगे, जबकि आप 5 यूनिट पढ़ने के बाद 4 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे। एक बार ट्यूटोरियल, फिर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फिर ट्यूटोरियल, फिर सेमेस्टर देंगे। यानी इसको बोला जाता है जैसे एमएससी में होते तो टी1 करके बोला जाता है कि टी1 का एग्ज़ाम हुआ, फिर फर्स्ट सेमेस्टर, टी2 का एग्ज़ाम हुआ, फिर सेकंड सेमेस्टर। तब आप 1 ईयर क्रॉस करते हैं ईसीसी के जो छात्र हैं, ठीक? बाकी दिक्कत मत लीजिएगा, सारी चीज़ें बताई जाएँगी। चलिए, तो अब हम लोग रियल एनालिसिस पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लगाइएगा कि सबसेट क्या होता है, तो हेडिंग लगाइएगा सबसेट। देखिए ईसीसी के सिलेबस में क्या है, सेट से रिलेटेड नहीं दिया गया है, लेकिन आपको सेट पढ़ना है, क्यों? क्योंकि जो आप में मैपिंग दी गई है, रिलेशन दिया गया है, वहाँ पर डायरेक्ट इमेज की बात की जाएगी, इनवर्स इमेज की बात की जाएगी। तो डायरेक्ट इमेज, इनवर्स इमेज जब आपको सेट ही नहीं पता होगा सबसेट क्या होता है, तो आप लोग नहीं कर पाएँगे। रिलेशन के लिए आपको सेट की ज़रूरत पड़ेगी। सेट अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी ज़रूरी बात है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग छोड़ देते हैं जो ईसीसी के छात्र हैं कि क्यों पढ़ें हम सेट। आप जो इंटर तक पढ़ के आए हैं, आप कुछ नहीं पढ़ के आए हैं सेट के बारे में। आप खुद ही अभी सेट का डिफिनेशन जब पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट लेक्चर को, तो आपको खुद ही क्लियर हो गया कि आप इंटर तक क्या पढ़ के आए थे सेट का डिफिनेशन और सेट के बारे में कितना जानते थे। तो सेट को भी पढ़िए, बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं होगा, 3 से 4 लेक्चर में शायद या 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा सेट। उसके बाद रिलेशन फंक्शन पे हम आ जाएँगे जो मेन टॉपिक आपका है। तो सेट भी पढ़ना है आपको, ठीक? तो सबसेट जो हमारा है, पहले सबसेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो लिखिए सबसेट की डिफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट, बी सेट टू सेट्स, देन या लिखिएगा बी से दैट, देन बी से दैट, या लिख सकते हैं वी से दैट, हम कहेंगे वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ब्रैकेट में लिखिएगा कैसे, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ। देखिए कभी भी यहाँ पर इफ लिखें तो इसका मतलब यही है, डिफिनीशन में कोई भी डिफिनीशन हो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ के डबल सिंबल्स लाइन दिखाते हैं, अगर हम इफ भी लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। डिफिनीशन में इफ एंड ओनली इफ, क्लियर? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, जब आप लोग पढ़े होंगे, जो आपका फर्स्ट रहा होगा लॉजिक टॉपिक, लॉजिक जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर देखेंगे इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल इफ, क्लियर? तो इतना बड़ा न लिखकर ऐसे लिखा जाता है, ठीक? या तो ऐसे लिखेंगे अगर डिफिनेशन में इफ, तो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। या आप लिखना चाहें इफ एंड ओनली इफ तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अगर इफ भी लिखें तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। कब? जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए में, वो इम्प्लाइज कर दे, क्या इम्प्लाई करे कि एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, बी।
देखिए अगर यहाँ पर फॉर ऑल नहीं लिखा रहा है तो अंडरस्टूड होता है कि सभी एलिमेंट की बात की जा रही है, यानी जितने भी एलिमेंट एक्स में है, ए में है, तो सभी के सभी एलिमेंट कहाँ चले जाने चाहिए, बी में, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी में। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर फॉर ऑल लगाते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू बी, बात दोनों एक ही है, आप ना लगाइए तो भी वो क्या है, अंडरस्टूड, लेकिन यहाँ पर लगाना जरूरी है जो पहले वाले में। ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक्स बिलोंग टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू बी, ये गलत हो जाएगा, ठीक। फॉर ऑल एक्स बिलोंग, हो सकता है दो एलिमेंट यहाँ पर जो ए में हो वो बिलोंग करते हो और बाकी के एलिमेंट ना करते हो, तो ध्यान रखिएगा। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, अब यहाँ लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाई, इसी को लिखिएगा, जो हमारा सबसेट है उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये मैथमेटिकल टर्म था, एंड लिख लीजिए एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ए इज द सबसेट ऑफ बी, दैट इज, अब इसी को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या ए, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, वो इंप्लाई कर देगा कि एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी में। या फॉर ऑल लिखना चाहे तो लिख लीजिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, यानी कि ए बी का सबसेट कहा जाएगा कब, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स कहाँ चला जाए, बी। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं एक लेके, या इसी को अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये भी है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए है, और वो क्या कर रहा है, इंप्लाई कर रहा है कि एक्स बिलोंग टू बी में, तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट होगा। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर, इफ एंड ओनली इफ का मतलब देखिए यहाँ पर समझिए, जब भी आपको डिफिनेशन लिखना होगा एग्जाम में तो यहाँ तक लिखिएगा बस। क्लियर, इसके आगे मत लिखिएगा, हम बता रहे हैं एग्जाम में, ये तो आपको जानकारी के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसी का मतलब निकल रहे हैं, आगे लिखना होगा, इसका मतलब है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, अगर इम्प्लाई कर रहा है एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी में, तो इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाइज करेगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। दूसरी बात, इसी का दो मतलब निकलेगा अर्थ, दूसरा क्या होगा कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब हो गया कि क्या, कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ये इम्प्लाइज करेगा एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी में। इम्प्लीकेशन का मतलब जानते हैं कि दोनों साइड से, अगर ऐसा है तो ए इम्प्लीकेशन दे देगा, अगर ऐसा है तो ये इम्प्लीकेशन इस तरीके से दे देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि दोनों साइड से ट्रू है, समझ में आ गई बातें, यानी आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। क्लियर, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल के लिए बात करें, मान लीजिए हम कोई सेट ले रहे हैं ए इक्वल टू 2 4 एंड 6, एंड बी इक्वल टू ले रहे हैं 8 4 एंड 6 एंड 7, तो बताइए ए बी का सबसेट होगा। अगर पूछ लिया जाए ए इज द सबसेट ऑफ बी या बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्वेश्चन क्या आएगा, यस या नो। तो क्या चेक करना होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कहाँ, ए में, वो इम्प्लाई करे कि एक्स कहाँ चला जाए, बी में, यानी जितने भी एक्स ए में है वो कहाँ होने चाहिए, बी में। इसका मतलब यही है कि जितने भी एक्स ए में हैं, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं उस बी किसके एलिमेंट हो जाने चाहिए, बी के, यानी यहाँ पर क्या है, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट होने चाहिए। तो देखिए क्या है, तो 2 है, तो 2 के बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए 2 हमारा बी का एलिमेंट नहीं है। 4 क्या है, 4 किसका एलिमेंट है, 4 देखिए यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपके दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे। सिंस यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहे ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे, नो। नो, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज, फर्स्ट वाले के लिख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट लिख लीजिए, यहाँ पर सेकंड। आंसर कभी भी आपको देना होगा तो कैसे देंगे, आंसर के रूप में, तो यहाँ लिखिएगा आंसर फर्स्ट, उसको लिखिएगा सारी चीज़ें फर्स्ट का, नो, और फिर लिखेंगे बिकॉज, क्यों, क्योंकि 2 बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, 2 बिलोंग्स कहाँ पर, देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट ऐसा मिल गया 2, या लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स कहाँ पर, ए में, बट जो हमारा 2 है वो कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, 2 डज नॉट बिलोंग कहाँ पर, 2 डज नॉट बिलोंग कहाँ पर, बी में, देयरफॉर इसीलिए ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अगर नॉट सबसेट दिखाना होगा तो वहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं सबसेट के ऊपर, जैसे हम लोग इक्वलिटी का साइन होता था ऐसे दिखाते हैं, नॉट इक्वल था तो ऐसे दिखा देते। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पर भी कट कर दिया जाता है सीधी लाइन से, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी रीजन देंगे, बी क्या ए का सबसेट होगा, तो बी अगर पूछा जाए बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ के देखेंगे 8 जो है हमारा कहाँ पर, ए पे नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे रीजन की 8 बिलोंग टू, केवल एक ही रीजन देना होता है, ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर सारे एलिमेंट लिखिएगा 8 एंड 7 दोनों लिखिएगा, केवल एक का रीजन दे देंगे कि 8 बिलोंग टू बी, जबकि 8 हमारा कहाँ नहीं है, ए में नहीं है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। इसका अगर रीजन लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे सेकेंड का कि नो, बिकॉज कि 8 बिलोंग कहाँ पर, बी में, बट भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, जो जरूरत हो, बट एंड का दोनों का यही मतलब है, 8 डज नॉट बिलोंग कहाँ पर, ए में। कुछ एलिमेंट कर रहे हैं लेकिन हमें सारे एलिमेंट चाहिए सबसेट के लिए, ठीक, कि जितने भी एलिमेंट हो सारे सारे इसमें आ जाए। तो यहाँ पर ए
देयरफॉर इसीलिए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर, यहाँ पर बात समाप्त होती है। अगर हम क्या करें, इसी में से क्या कर दें, देखिए अब यहाँ क्या करें हम, देखिए 2 4 था तो 2 4 है, लेकिन 2 भी हम शामिल कर लें, यहाँ 7 है एंड 8 भी शामिल रखें। ठीक, अब देखिए संशोधन कर दिए हैं। अब अगर पूछा जाए कि बताइए ए इज द सबसेट ऑफ बी, तब क्या होगा या नहीं, बताइए इसको देखिए फटाक से। तो यहाँ से देख रहे हैं आप लोग 2 4 6 यानी 2 4 एंड 6 जो है वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ चले जा रहे हैं, बी में चले जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, बी में, 2 4 6। बट बी में कुछ एलिमेंट क्या है, एक्स्ट्रा भी हैं जो कि ए में नहीं है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है। इसका कतई मतलब नहीं है कि बी में सारे एलिमेंट जो है वो ए में होने चाहिए। अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब है कि जितने भी ए में एलिमेंट है वो सारे सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। यानी अगर कह दें कि जो भी हमारे वस्त्र, अगर हम कह दें कि जो भी हमारे पास सामान है, यानी जैसे आपका क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे कि घर में कुछ खास लोग होते हैं, दोस्त भी होते हैं, तो कहते हैं ना कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास पैसे हैं या जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर तुम्हारा भी अधिकार है उतना ही जितना कि मेरा अधिकार है। ठीक, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पे भी मेरा उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा है। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो अपनी तरफ से आप कह रहे हैं ना, कोई मित्र है आपका तो आप कह रहे हैं कि हाँ चलिए कि जो भी हमारे पास सामान है या जो आप पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं कॉलेज में, तो आप कहते हैं ना कि अरे यार ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे नोट्स है वो तुम भी ले सकते हो और पढ़ सकते हो। इसका कतई मतलब नहीं है कि उसके भी जो नोट्स हैं आप लेके पढ़ सकते हैं, वो जब तक वो अलाउ ना करे। ठीक, तो यानी इसका मतलब यही हुआ कि जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में होने चाहिए। इसका कतई मतलब नहीं है कि बी सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब सेट ए में होने चाहिए। सबसेट के लिए कब, जब रीजन ये भी ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर यहीं हम ये कहते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, तब आप नहीं कह सकते। तब आपको ये भी कहना होगा कि बी किसका, बी में जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए के होने चाहिए। ठीक, क्लियर। तभी बात कर लेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए के लिए, तो उसके बारे में भी चर्चा कर। लेकिन इस कंडीशन में जो हमारा होगा बी डज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट 7 एंड 8 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इस केस में जो हमारा होगा ए किसका सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। क्लियर, तो आप लिख सकते हैं यस, यहाँ से लिख सकते हैं यस आंसर में, बिकॉज यस लिख देंगे बस, वो बात खत्म, रीजन तो देना ही नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर डिफिनीशन वही देना होगा, बिकॉज लिखेंगे, अगर लिखना हो तो लिखेंगे बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी में। ठीक, इस तरीके से बस यही डिफिनेशन है, क्योंकि अब यहाँ 2 4 8 6 थोड़ी दिखाएंगे, यहाँ पे यहाँ सीधे सीधे बताएंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 8 में। क्लियर, समझ में आ गई बात है। इस तरीके से अगर आप मान लीजिए इसी को बी को बनाना हो सबसेट इसका, तो इसमें कुछ एलिमेंट डाल दें, मान लीजिए क्या है हमारा 2 4 6 7 8, और मान लीजिए इसमें 10 कर दे रहे हैं। अब इसकी जगह हम पूछ रहे हैं क्या कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये ध्यान रखिए कि किसको किसका सबसेट पूछा जा रहा है, कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब ग्रेटर देन उससे रिलेट भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, इसमें बड़ा वाला चीज़ ये बड़ी होनी चाहिए नहीं इधर वाली चीज़, और इधर जो लिखी है वो छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हमारा बड़ा है, यानी इसमें ज़्यादा एलिमेंट आएंगे। इसके एलिमेंट तो होंगे होंगे लेकिन इससे ज़्यादा एलिमेंट इसमें आएंगे। क्लियर, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो अब देखना होगा बी के जितने भी एलिमेंट है क्या ए में है, तो देखिए 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8 है, लेकिन यहाँ पर 10 एक्स्ट्रा है, तो हमें 10 से नहीं मतलब है, बस हमें इससे मतलब था कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए में है कि नहीं, तो है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस। ये इस तरीके से तो आप सबसेट जान गए हुए, सारी चीज़ें लिख लीजिए बेटा। ये मैथमेटिकल टर्म्स है, कैसे लिखा जाता है, इस सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक रखिएगा। जो लोग लॉजिक पढ़े होंगे वो लोग अब तक लिखना जान चुके होंगे ये सारी चीज़ें बेटा। डिफिनीशन अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो यहीं तक लिखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कि जैसे हमने लिख लिया इसको कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ज़्यादातर क्या होता है, अगर दिखाना हो हमें कि ए बी का सबसेट नहीं है तो उसको कैसे दिखाएंगे, अभी तो हमने बता दिया, लेकिन उसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म में। तो हमें क्या दिखाया कि ए अगर ए बी का सबसेट है, हमने अभी दिखाया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तब ये इम्प्लाई करेगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ये इम्प्लाई कर दे कि एक्स बिलोंग टू बी, यही बात है। लेकिन अगर हम यही बात करें कि हमें दिखाना हो कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तब कैसे बताएंगे, इसकी डिफिनीशन देंगे। इफ़ एंड ओनली इफ था यहाँ पर, तो इफ़ एंड ओनली इफ कर लीजिए, दोनों साइड से ट्रू है तो इसके लिए भी क्या करते हैं, निगेशन पढ़े हैं कि यदि P इम्प्लाइज Q है, P इफ एंड ओनली इफ Q, तो इसका निगेशन क्या होता था, P इफ एंड ओनली इफ Q का निगेशन, यानी P इफ एंड ओनली इफ Q का निगेशन क्या होता था, यहाँ पर निगेशन जब करते थे तो P इम्प्लाइज Q का क्या होता है, P इम्प्लाइज Q, इसका निगेशन क्या करते थे, इफ एंड ओनली इफ का। इसका मतलब क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, यही है इसका मतलब। और यहाँ निगेशन का साइन रहेगा, जब इसका निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए P एंड माइनस Q, और साथ में दूसरा क्या होगा, एंड तो हमारा रहेगा, एंड को किससे करते थे, R से, इसको R में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर कंजंक्शन लगाते हैं लेकिन एंड है तो इसको R से भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, Q एंड माइनस P, इसी तरीके से इसका निगेशन होता था। क्लियर है सबका।
समझ में आ रहा है सभी को ना? इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, निगेशन करते थे। क्लियर? तो हमें निगेशन करना है किसका, इसका करना है, इस स्टेटमेंट का। तो हमें इसका निगेशन करना है, मतलब इसका निगेशन क्या करना है, हमको करना है निगेशन इसका करना है। तो इसका जैसे ही निगेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, अभी क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का स्टेटमेंट है, तो इसी का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, निगेशन। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो हमें दिखाना है कि पी एंड क्यू का नहीं हुआ तो नोट करके इसी को लिखिएगा, नोट पॉइंट, कि जो हमारा क्या होगा, पी की जगह क्या लिखेंगे आप, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो क्या होगा, यहाँ से इम्प्लाइज करेगा अगर ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर ऑल का निगेशन हम लोग क्या करते थे, देयर एक्सिस्ट, ठीक। तो फॉर ऑल का देयर एक्सिस्ट यानी कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा सेट ए में मिल जाए ताकि क्या हो जाए, ये इम्प्लाई कर दे कि यक्स कहाँ में बिलोंग करे, डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर, बी में। क्लियर, बातें समझ में आ गई? तो फॉर ऑल का क्या करेंगे, देयर एक्सिस्ट, ठीक। तो इस तरीके से हमें मिले देयर एक्सिस्ट यक्स बिलोंग टू ए, एंड करके लिखिएगा, इम्प्लाइज करने के बजाय यहाँ पर लिखेंगे एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर, बी में, इस तरीके से। क्लियर हो गई सबको बातें, कि यक्स हमारा ए में तो बिलोंग करे जबकि यक्स हमारा बी में न बिलोंग करे, क्योंकि यही करते थे ना, हमारा क्या था यहाँ पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इसी का निगेशन करना है, इम्प्लाई कर दे क्या, कि यक्स बिलोंग्स टू बी में, इसका निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर एक्सिस्ट फॉर ऑल का आप जानते हैं यक्स, और पहले स्टेटमेंट में क्या होता था, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता था, पी एंड माइनस क्यू। तो हमारा ये पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, निगेशन इस तरीके से करना है इसका। तो पी में जो हमारा फॉर ऑल होता था उसको देयर एक्सिस्ट करते थे, जो हमारा पी स्टेटमेंट था एंड हमारा क्यू स्टेटमेंट, फॉर ऑल का देयर एक्सिस्ट एंड पी जैसा था वैसे ही लिखेंगे तो बिलोंग्स टू ए, एंड जो हमारा क्यू था उसको एंड लिखेंगे तो यानी एंड इसका निगेशन कर देंगे, यानी यक्स डज नॉट बिलोंग टू क्या, बी। तो इस तरीके से वही हमने यहाँ पर लिखा कि देयर एक्सिस्ट यक्स बिलोंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर, बी में। यानी यक्स ए में तो बिलोंग करे बट जो हमारा यक्स है वो बी में ना बिलोंग करे, ये हमारा क्या हो गया, निगेशन, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको इफ एंड ओनली से कर सकते हैं ऐसे, ठीक, कि कोई एक एलिमेंट सेट ए में मिल गया जिसके लिए क्या है, यक्स बी में नहीं बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट नहीं है। क्लियर? या इसी को अगर यहाँ पर इफ एंड ओनली करके ना लिखे, पहले दोनों लिख लीजिए फिर, यानी इसका मतलब हुआ देयर एक्सिस्ट यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, ए में, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी में। अगर कैसे दिखा है तो इसका मतलब है कि ए डज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। इस तरीके से अब इन्हीं को दोनों को कनेक्ट करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे, ए डज नॉट इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, ए में, इम्प्लाइज करने के बजाय एंड लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक। तो ये हो गया सबसेट ना होने की कंडीशन। सबसेट होने की कंडीशन तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन सबसेट ना होने की कंडीशन आप लोग ज़्यादातर लोगों से पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे मैथमेटिकल टर्म, ठीक। तो आपको ध्यान होना चाहिए। समझ में आ गया किस तरीके से लिखा जाएगा। अब वो वाला रीजन नहीं देंगे, आप ऐसे एग्जांपल देंगे कि a इक्वल टू आपके पास क्या है 2 4 एंड 6 और b इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो एप्लीकेशन हो गया ना, ये सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप मैथमेटिकल पहले डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे, ये डिफिनीशन हो गया यानी सब पे अप्लाई हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल सब पे थोड़ी लागू हो जाएगा, ये तो समझने के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया गया 4 6 एंड 8, तो आप पूछा जाए कि क्या हमारा ए बी का सबसेट है, तो आपको एक ऐसा एलिमेंट अगर नहीं है, अगर हम कहते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए क्या बी का सबसेट है, अगर पूछ लिया जाए तो बताइए आंसर क्या देंगे आप, नो। अगर नो दे रहे हैं तो इसका रीजन भी देना होगा क्यों, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है ए में जो बी में नहीं है, तो आपको एक एलिमेंट कम से कम एटलीस्ट वन, 1 2 3, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो कि क्या है, ए में है बी में नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 2 बिलोंग टू कहाँ पर, ए में, एंड या लिखेंगे ऐसे देयर बिकॉज देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग टू कहाँ पर, ए में। अगर देयर एग्जिस्ट नहीं लिखें तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज 2 बिलोंग टू ए एंड 2 डज नॉट बिलोंग टू बी। इस वजह से क्या है, जो हमारा ए है बी का सबसेट नहीं है, देयर फॉर इसीलिए जो हमारा ए है डज नॉट इज सबसेट ऑफ बी, ठीक। इस तरीके से रीजन लिखा जाएगा, तो सारी चीज़ें नोट करिए। खत्म हो गई बातें। अब यहाँ ध्यान रखिए, अब कुछ प्रॉपर्टी लिखाने जा रहे हैं तो उसको लिखने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। इम्पटी सेट जानते हैं आप लोग, 5 हमने बताया था इम्पटी सेट के बारे में। तो इम्पटी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है कि 5 हैज नो एलिमेंट, क्योंकि 5 के पास कोई एलिमेंट नहीं होता है। अगर इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है तो आपको दिखाना होगा कि 5 क्या ए का सबसेट हो। कोई भी सेट लें जो कि नॉन इम्पटी है, ये हमारा 5 किसका हो जाएगा, सबसेट। अभी इसके बारे में चर्चा करें। तो यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होता, इसका सबसेट होगा ही होगा। इसको लेकिन प्रूव करना है, ठीक है, पूछा जाता है प्रूफ, तो प्रूफ को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये बताइए, ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक में जितने एलिमेंट होंगे वो तो ए में होंगे ही होंगे, यानी डेफिनेटली ए किसका होगा, सबसेट। जैसे ए में मान लीजिए क्या है 2 4 एंड 6, तो अगर पूछा जाए ए एक और इसी ए को लिखा जाए 2 4 6, तो इसके जो सारे एलिमेंट है इसमें खुद में तो 5 ही है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी। यानी कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थर्ड बात करें, ये हो गया। चलिए
बाकी प्रॉपर्टी अब हम लोग बाद में करेंगे। यही दो हमें बताना था क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो चलिए अभी अगली प्रॉपर्टी यही है, हमको प्रूव करना है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ऑल द सेट। कोई भी आप सेट लीजिए तो जो एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा सबका सबसेट होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए रिमार्क करके या एग्जाम्पल करके 1 रिमार्क करके लिखिए ताकि आपको ध्यान रहे। रिमार्क नंबर 1 करके लिखिएगा, लेट ए बी अ सेट। लेट ए बी अ सेट, अगर ए सेट है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिंस। अगर बताना हो हमें कि ए का सबसेट है तो लिखेंगे सिंस, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू, इम्प्लाई करेगा कि जितने भी ए एक्स हैं वो कहाँ जाएंगे, ए में ही होंगे, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट होंगे वो कहाँ होंगे, ए में ही होंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ए है वो ए का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। दैट इज, या यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाइज, ए इम्प्लाई करेगा, पूरा इम्प्लीकेशन किसको इम्प्लाई कर देगा, इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए। ए किसका सबसेट हो जाएगा, ए का। या ऐसे कामा भी करके लिख सकते हैं इसको, इतना लिखने के बाद कामा ए इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर, यही हमें बताना था कि ए किसका सबसेट है, ए का। एंड रिमार्क नंबर 2 लिखिए, रिमार्क नंबर 2 लिखना है और इसमें देखेंगे कि हम यही प्रूव करेंगे कि क्या होता है, एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक, इसको प्रूफ करना होगा आपको। तो चलिए लिखिए, या इसी के नीचे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एवरी सेट, जितने भी सेट होते हैं वो खुद का क्या होता है, सबसेट होते हैं। यानी एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो उसी के बारे में लिख लीजिए। तो ये स्टेटमेंट जो हमने भी प्रूव किया इसका मतलब क्या है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए, दिस शो दैट दिखाता है कि एवरी सेट वो सेट कुछ भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself called as improper subset, improper सबसेट। और उसे एक नया नाम देते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कोई भी सबसेट क्या है, खुद का अगर सबसेट है तो उसको हम क्या नाम देंगे, इम्प्रॉपर सबसेट देंगे। अभी इम्प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन भी हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या होता है, कोई भी सबसेट अगर खुद के बराबर ही हो जाए तो क्या कहा जाता है, वो कोई भी सबसेट क्या हो रहा है, कोई भी सेट का जो सबसेट है उसी सेट के बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे उस सबसेट को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। यानी कि अगर आप कोई सेट मान लीजिए बी ले रहे हैं, इसमें 2 4 6 ले रहे हैं, 6 and 4 ले रहे हैं, और एक ऐसा सबसेट बना रहे हैं जो कि इसी के बराबर हो जा रहा है, यानी कि डी इज द सबसेट ऑफ ए। यानी कोई एलिमेंट आप मान लीजिए ए ले रहे हैं, उसमें भी क्या रख रहे हैं, 2 4 and 6 ही रख रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, एक में जितने एलिमेंट है वो बी में भी है और बी में भी जितने एलिमेंट है वो ए में है, यानी ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसको इम्प्रॉपर भी कहते हैं। बाकी डिफिनीशन हम लोग देखेंगे अभी इम्प्रॉपर सबसेट की, यहाँ पर यूज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक, एंड चलिए रिमार्क नंबर 7 लिखिए, जो कि हम लोग एम्प्टी सेट के लिए करने जा रहे हैं, तो उसको लिखेंगे। तो लिखिए रिमार्क नंबर 2। समझ में आ रही है सबको कि बस ऐसे हम लिखे चले जा रहे हैं, आप लोग देखते रहे हैं। देखिए लिखना, डिफिनीशन लिखना वो अलग की बात है, लेकिन समझना अलग की चीज़ें हैं। ठीक, क्योंकि डिफिनीशन तो बुक में भी लिखे हैं, आप बुक से भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये बातें क्या है आपको बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझना जरूरी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। रिमार्क नंबर 2 लिखिए, लेट ए बी अ सेट, लेट ए बी अ सेट, देन द एम्प्टी सेट द एम्प्टी सेट द एम्प्टी सेट phi is a subset of A, is a subset of A। देखिए इसका मतलब यही, अगर हम कह रहे हैं कि लेट ए कोई एक सेट है, देन जो एम्प्टी सेट होगा फाई वो किसका सबसेट होगा, ए का। दैट इज, इसका कहने का मतलब है, अर्थात दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए कि फाई इज द सबसेट ऑफ, फाई क्या है, सबसेट ऑफ ए का क्या है, सबसेट है ए। इसी का मतलब पूरा स्टेटमेंट। यानी ए अगर हम ले रहे हैं, कभी भी अगर बोलते ए, इसका मतलब हम जो ए ले रहे हैं वो आर्बिट्रेरी है, यानी कि दुनिया का कोई भी सेट है वो हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है ए जो हमारा है। ठीक, ए फाई भी हो सकता है, ये नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फाई हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है, आप जान ही रहे हैं कि एम्प्टी सेट है। तो जो एम्प्टी सेट होता है कि जितने भी सेट होते हैं सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक,
तो एम्प्टी सेट सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इस बात को हमको प्रूव करना होगा, दिखाना होगा, कैसे दिखाएंगे। बाकी आपको पता ही है कि फाइव में कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, इसका मतलब अगर इसमें कुछ ही नहीं है तो यानी ए में दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ए हो जाएगा सबसेट बी। लेकिन आपको दिखाना होगा, रीजन देना होगा उस तरीके से। अभी तक इंटर तक आप पढ़ के आए होंगे कि हाँ फाइव होता है सबसेट ए का, लेकिन यहाँ पर रीजन देना होगा, तो उसी को लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हम इसको किस तरीके से करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड हमने बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली प्रूव करिए उसको, या क्या होता है कंट्राडिक्शन मेथड से। जो भी हमें गिवन है उसका क्या मान लें, अपोजिट हम मान लें, जिसकी वजह से क्या होता है हमें बाद में एक रिजल्ट मिलता है जो गिवन है एंड जो आप लेके चल रहे हैं, उन दोनों में क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्टरी बातें। यानी कि जो आप कह रहे हैं और जो आपको गिवन है, उन दोनों की बातें क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो उस वजह से क्या होगा, कंट्राडिक्शन मिलेगा, यानी जो आप मान के चल रहे हैं वो गलत है। तो सही क्या है, जो आप मान के नहीं चले उसका अपोजिट सही हो जाएगा, ठीक। तो वही मान के चलेंगे। तो यहाँ से देखिए हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, इफ ये लिख सकते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, बाय कंट्राडिक्शन, ठीक। तो बी प्रूव इट, इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो उसको भी लिख सकते हैं, बी प्रूव इट, बी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, बाय कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, बाय कंट्राडिक्शन मेथड। हम इसको किससे प्रूव करेंगे, बाय कंट्राडिक्शन मेथड। बाय कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं फाइव ए का सबसेट नहीं है, फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, और हम क्या मानेंगे इसमें, हमें तो दिखाना ये है कि फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, तो जो भी दिया रहता है रिजल्ट उसी को क्या मान लेते हैं, अपोजिट। हम मान लेंगे फाइव इसका सबसेट नहीं है, तो मान लेंगे इफ पॉसिबल, क्या मानेंगे, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल सपोज दैट, सपोज दैट, क्या मान लेंगे, इफ पॉसिबल सपोज दैट, यदि संभव है तो हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा फाइव है वो नॉट अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट नहीं है। अगर फाइव ए का सबसेट नहीं है तो अभी आपने डिफिनेशन पढ़ी है कि अगर कोई भी सेट अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, इंप्लाई करता है क्या, देयर एग्जिस्ट यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, ए में, एंड जो कि यक्स डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर, बी में। यही डिफिनेशन है। तो बाय डिफिनेशन यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, तो ये जो इंप्लाई करेगा दिस इंप्लाइज दैट क्या कर देगा कि देयर एग्जिस्ट फाइव, सॉरी देयर एग्जिस्ट यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, फाइव में, एंड फाइव देयर एग्जिस्ट यक्स बिलोंग टू इतने, सच दैट इज, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर, ए में, सॉरी हाँ सही, यक्स फाइव में बिलोंग करेगा एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यही डिफिनेशन थी। तो यानी देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट फाइव में मिलेगा जिसके लिए यक्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, ए में नहीं बिलोंग करेगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि आपको एक एलिमेंट फाइव में मिल गया, जबकि फाइव में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कंट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फाइव है, फाइव हैज अ एलिमेंट। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है कि फाइव हैज अ फाइव। अब आप जानते हैं कि सिंस, यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस, चूंकि विच गिव कंट्राडिक्शन, यहाँ से लिख सकते हैं फाइव हैज अ एलिमेंट। यहाँ से इंप्लाई कर रहा है कि क्या कर रहा है कि फाइव हैज अ, फाइव हैज अ एन एलिमेंट, हैज अ एलिमेंट, एलिमेंट नेमली, जिसका नाम क्या है, नेमली यक्स, उसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, यक्स। सिंस यहाँ से लिखेंगे विच गिव कंट्राडिक्शन, जो कि क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन, विच गिव्स कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, बिकॉज, क्योंकि क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है, बिकॉज, बिकॉज फाइव हैज अ नो एलिमेंट, फाइव हैज नो एलिमेंट, क्योंकि जो फाइव के पास होता है कोई एलिमेंट नहीं, एलिमेंट, क्लियर। देयर फॉर, क्यों ऐसा आ रहा है, हम लोग क्या गलती कर दिए हैं, क्योंकि हम मान लिए फाइव किसका सबसेट ए का, यानी सही क्या होगा, जो हमारा, सॉरी फाइव सबसेट नहीं है ए का, हमने यही माना है कि फाइव डज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब इसी की वजह से क्या आ रहा है, इस तरीके फाइव में एक एलिमेंट आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फाइव जो होगा ए का सबसेट हो जाएगा, फाइव हैज नो एलिमेंट, इस वजह से देयर फॉर, इसीलिए देयर फॉर, इसीलिए आवर अजम्पशन, अजम्पशन यहाँ लिखिएगा, आवर अजम्पशन, आवर अजम्पशन, हमने क्या माना है, अजम्पशन दैट, वो क्या है, ए फाइव इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ, देयरफॉर इसीलिए फाइव इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, ए।
अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या होगा, फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर इसीलिए होगा कि फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि फाइव हमारा क्या होता है, किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। बातें क्लियर हो गई सबको, मिटा दें, दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा। चलिए मिटाएं इसको, तो प्रूफ लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इम्पटी सेट होता है, अभी तक तो पढ़ के आया था ऐसे ही, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो इम्पटी सेट होता है किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर। अब चलिए रिमार्क लिखिए, 2 हो गया, रिमार्क नंबर 3। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं सभी को ना, कि ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं समझ में आ रही, ऊपर ऊपर चीज़ें चली जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में। एंड रिमार्क नंबर 3 लिखिए, अब यहाँ से लिखेंगे, इसी में केस नंबर 1 और केस नंबर 2 करके लिखेंगे। इसमें केस फर्स्ट लिखिएगा, अगर हम सेट ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ए हमारा कोई सेट है, अगर ये क्या है, फाइव के बराबर, अगर ए हमारा क्या है, एक सेट है जो कि फाइव है, अगर ये फाइव है तो इस केस में इसके कितने सबसेट होंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस केस में जो सबसेट होगा केवल फाइव ही होगा, क्योंकि फाइव किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसके अलावा आपको कोई सेट नहीं मिलेगा जो क्या होगा, फाइव का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे देन फाइव इज द ओनली सबसेट ऑफ ए, और ए है हमारा क्या है, फाइव, ये ध्यान रखिएगा। अब ए ही लिख रहे हैं, आप यहाँ पर समझिएगा, रीजन हमने लिख दिया कि क्या है हमारा, ये फाइव है। तो इस केस में केवल फाइव ही होगा, क्या होगा, सबसेट होगा। अगर फाइव का सबसेट है, फाइव का सबसेट है, अभी हमने पढ़ा है कि अगर अभी हमने बताया था कि अगर कोई सेट खुद का सबसेट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। यानी फाइव क्या होगा इस केस में, इम्प्रॉपर, विच इज, जो कि क्या होगा, इम्प्रॉपर। यहाँ से लिख सकते हैं विच इज इम्प्रॉपर, विच इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, विच इज इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का भी कह सकते हैं, इम्पटी सेट का कह सकते हैं, क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। और जो हमारा फाइव होता है, अब ये भी जान लीजिए, कोई भी अगर सबसेट ऐसा है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे ट्रिवियल भी कहा जाता है, ठीक। यानी आपको ऐसा सबसेट मिल रहा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसे ट्रिवियल भी, तो इसको एक नाम और देते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंड एज वेल एज ट्रिवियल सबसेट ऑफ ए, इसी को कहा जाता है ट्रिवियल सबसेट ऑफ ए। यानी कि अगर कोई सेट है हमारा, मान लीजिए बी है, इसका कोई सबसेट ऐसा ले रहे हैं ए, और ए में कोई सबसेट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, यानी ए इज फाइव, और बी हमारा क्या है, बी में कुछ एलिमेंट होगा, तो जो हमारा सबसेट बनेगा फाइव, उसे ट्रिवियल भी कहते हैं, ठीक। तो इसका दो चीज़ें हो गई। देखिए इम्प्रॉपर क्यों हुआ, क्योंकि फाइव खुद का सबसेट है, फाइव इज द सबसेट ऑफ फाइव, इस वजह से क्या होगा, इम्प्रॉपर। हो सकता है ए इज द सबसेट ऑफ ए हो जाता, लेकिन ए हमारा क्या होता है, इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं, इसमें मान लीजिए इसमें दो एलिमेंट हो जाते, इसमें भी दो एलिमेंट, तब यहाँ पर ट्रिवियल तो होता है, लेकिन यहाँ पर सॉरी इम्प्रॉपर तो होता है लेकिन ट्रिवियल ना होता है। ट्रिवियल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारा सबसेट मिला है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं ट्रिवियल, ठीक। तो दोनों का रीजन समझिएगा, ट्रिवियल क्यों है, क्योंकि इसमें जो हमारा सबसेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि फाइव का ही क्या है, सबसेट है, इस वजह से, ठीक। खुद का ही क्या है, सबसेट है, इस वजह से हमने नाम दिया इम्प्रॉपर। और ट्रिवियल क्यों दिया, क्योंकि जो हमारा सबसेट फाइव मिला है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी किसी भी सबसेट का ऐसा सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना होते हों उसे कहा जाता है ट्रिवियल सबसेट, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड इसी में लिखिए सेकेंड नंबर, केस नंबर 2 लिखिए। अब क्या हो सकता है, देखिए दो ही केस की कंडीशन हो सकती है सेट की, या तो सेट हमारा क्या हो, कुछ एलिमेंट रखता हो, या जो हमारा सेट हो उसमें कोई भी एलिमेंट ना होता हो, दो ही कंडीशन हो सकती है ना। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे यदि हमारा क्या होगा, ए जो होगा वो इम्पटी सेट ना हो, ठीक। तो यहाँ से मान के चलेंगे कि जो हमारा ए है वो इम्पटी नहीं है। इफ लिखेंगे इफ ए नॉट इम्पटी, नॉट इम्पटी का मतलब जो हमारा ए है इम्पटी सेट के बराबर नहीं है, तब यहाँ लिखेंगे देन जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है आप लोगों ने, इस कंडीशन से बताइए इसके पास कितने सबसेट हो सकते हैं। दो सबसेट होंगे। पहला क्या होगा, आपने पढ़ा है कि ए जो होता है खुद का सबसेट होता है, और दूसरा आपने पढ़ा है कि जो फाइव होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी यहाँ से ए के दो सबसेट तो कम से कम मिल ही जाएंगे, यहाँ से दो सबसेट आपको दिख ही रहे हैं कि, यानी ए कम से कम दो सबसेट रखिएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देन ए हैज एट लिस्ट टू सबसेट
टू सबसेट पहला कौन सा सबसेट लिख सकते हैं, पहला हमारा क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब ए खुद का सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ ए, यानी खुद का ही सबसेट हो जाएगा ए, यानी इसे नाम क्या देंगे, इम्प्रॉपर लिख लीजिएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। पहला तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, ट्रिवियल, क्योंकि फाइव भी तो हमारा क्या होगा, फाइव इज द सबसेट ऑफ ए। तो पहला ए मिला खुद और एक क्या मिला है, फाइव। यहाँ से लिख सकते हैं ट्रिवियल सबसेट क्लियर। तो दो सबसेट एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो, इससे अधिक भी सबसेट हो सकते हैं ना। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर ए इक्वल टू हमने ले लिया क्या, 2 4 एंड 6, तीन एलिमेंट लिए। इसका सबसेट क्या बना सकते हैं, ए का सबसेट मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर A1, तो A1 बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं, इसको 2 ले सकते हैं। A2 बनाएंगे तो क्या ले सकते हैं, केवल 4 ले लें। 3 बनाएंगे, 3 में आप लोग जानते होंगे इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, यानी कुल टोटल 8 सबसेट बनेंगे। तो 8 सबसेट में कम से कम 2 सबसेट तो आपको दिख ही रहा है यहाँ से क्लियर। पहला क्या कि ये खुद ही हो गया एक, और साथ साथ में एक एम्प्टी सेट, ये तो क्लियर है। लेकिन इसके अलावा भी सबसेट होंगे ना, आपको दिख रहे हैं 6। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, A4 बनाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से 2 4 बना सकते हैं, एंड A5 बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं 4 एंड 6 बना सकते हैं। और इसके तरीके और 1 2 3 4 5 हो गया, और भी बनेगा क्या, एंड 2 6 अभी नहीं बनाया आपने, 7 हो गया, एंड 5 8। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 बन गया सबसेट, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 सबसेट तो कोई भी सबसेट क्या रखेगा, जो नॉन नेगेटिव होगा वो रखेगा ही रखेगा, उससे ज़्यादा भी सबसेट उसके हो सकते हैं, क्लियर। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कम से कम 2 तो होगा ही होगा। क्लियर होगी बातें यहाँ से सबकी। चलिए अब इसके आगे लिखते हैं। अब मान लीजिए इसके अलावा जो भी सबसेट होगा, जैसे मान लीजिए कोई हमने सबसेट लिया, वो ना तो ए है, यानी कि वो खुद नहीं है, और ना ही वो एम्प्टी है। तो उसके अलावा जो सबसेट होंगे उसको क्या कहेंगे, तो जो भी उसके अलावा सबसेट होंगे, जो कि फाई हमारा क्या है, बी जो है ना तो फाई के बराबर हो और ना ही बी हमारा क्या हो, ए के बराबर हो, उस केस में, और बी हमारा क्या हो, सबसेट हो ए का, तो जो बी को नाम देते हैं, जो हमारा बी सबसेट है, इसको नाम देते हैं प्रॉपर सबसेट। सबसेट क्लियर, प्रॉपर सबसेट क्लियर। और ऐसे भी सबसेट मिलेंगे जो कि फाई नहीं होंगे और ना ही ए होंगे, क्लियर। तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखिए, हो गया इसी में। अब इसी के नीचे लिखिएगा पॉइंट करके, अब यहाँ से 1 करिएगा पॉइंट इसी के अंतर्गत। तो पॉइंट ए लिखिए सबसेट, या यहाँ से लिखिएगा इसी नीचे का लिखिएगा सबसेट अदर देन ए। जो ए के अलावा सबसेट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर ए को छोड़ दें, जो कि यानी ए को छोड़ के जो हमारी प्रॉपर सबसेट हैं, इसको छोड़ के जितने भी सबसेट होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, प्रॉपर सबसेट। अभी आगे हम लोग प्रॉपर की डिफिनेशन पढ़ेंगे कि जो सबसेट इम्प्रॉपर नहीं होते हैं सारे सारे क्या होते हैं, प्रॉपर। तो सबसेट अदर देन ए, यानी ए को छोड़कर जो भी सबसेट होंगे, जैसे ए का सबसेट ए है, तो इसको छोड़ के जो भी अब सबसेट होंगे उसको क्या कहेंगे, उसके बारे में लिखने जा रहे हैं। तो सबसेट अदर देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसे कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सो इसीलिए बताइए, अगर उसके छोड़कर मतलब ए को छोड़कर जितने भी सबसेट होंगे ए के, उसको हम प्रॉपर सबसेट करेंगे, तो फाई भी तो है इसका सबसेट जो कि ए के बराबर नहीं है, यानी फाई क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ से लिख सकते हैं फाई इज प्रॉपर सबसेट। हमारा फाई यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इस केस में फाई हमारा प्रॉपर सबसेट भी हो रहा है एंड ट्रिवियल सबसेट हो रहा है, यानी फाई को नाम दे सकते हैं प्रॉपर ट्रिवियल सबसेट। तो इस केस में जो हमारा फाई होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर ट्रिवियल सबसेट, ये भी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो जो हमारा फाई होगा इस केस में, जब हमारा क्या होगा, ए नॉन एम्प्टी होगा, तो फाई हमारा क्या होगा, प्रॉपर ट्रिवियल सबसेट। तो यहाँ से लिख सकते हैं आगे, इसके आगे जो हमारा फाई होगा वो फाई क्या होगा, हमारा प्रॉपर ट्रिवियल सबसेट। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, ठीक। और साथ साथ में इम्प्रॉपर भी नाम देना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमारा फाइव है प्रॉपर सबसेट, तो ट्रिवियल या इसी को लिखते हैं एज वेल एज इम्प्रॉपर सबसेट। सॉरी इम्प्रॉपर क्यों देंगे इसको, तो इम्प्रॉपर थोड़ी होगा, ये प्रॉपर सबसेट होगा। एज वेल एज इसको नाम दे सकते हैं हम लोग इस कंडीशन में ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट, यहाँ नाम दे सकते हैं ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्लियर। तो फाई का एक और नाम हो गया क्या,
इस केस में, हर केस में नहीं कह देंगे ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर ट्रिवियल भी हो रहा है एंड प्रॉपर हो रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं फाई हमारा क्या होगा, ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे लिखे हम लोग। नोट हो गया सबका? चलिए एंड अगला लिखेंगे हम लोग यहाँ से सबसेट। अब देखिए हमारा क्या था कि हमारा था कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, दूसरा हमारा क्या था, ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो ए ना होगा इसका सबसेट, तो हमने सबसेट कह दिया। अगर कोई सबसेट ले फाई के अलावा जो भी सबसेट होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसे नॉन ट्रिवियल कहेंगे ना। ट्रिवियल है तो उसे क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सबसेट। तो उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो जितने नाम हो सकते हैं उस सारे नाम को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से लिखिए सबसेट, इसको एक पॉइंट बनाइएगा जो नीचे लिखे थे, इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड नंबर 2 करके लिखिएगा उसमें, सेकंड 2। तो लिखिएगा सबसेट अदर देन फाई इज called non-trivial, is called non-trivial subset, non-trivial सबसेट ऑफ ए। यानी फाई को छोड़ के जितने भी हमारे क्या होंगे सबसेट होंगे, फाई को छोड़ के क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल सबसेट होंगे। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो ए इज द सबसेट ऑफ ए था, तो इसमें ए क्या हो जाएगा इस केस में, इम्प्रॉपर तो है ही है, साथ साथ में ए क्या हो जाएगा हमारा, नॉन ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ से लिख सकते हैं, सो इसीलिए जो ए इज नॉन ट्रिवियल एज वेल एज, इसी को क्या नाम दे सकते हैं, नॉन ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबसेट। एज वेल एज लिखने को बताए आर करके लिखिएगा, क्योंकि दोनों नाम एक ही। एज वेल एज का मतलब होता है कि दो अलग अलग चीज़ों के लिए एक ही बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबसेट, दोनों बातें एक ही हैं। इज नॉन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर, समझ में आ गई सभी को बातें? एंड थर्ड लिखिएगा यहाँ पे, इफ B is the subset of A, if B not equal to phi and B not equal to A, या ये कह सकते हैं B not equal to A, कामा लगा के लिखिएगा, कामा, B not equal to A and जो हमारा क्या है, B is the subset of A, then B is called proper subset. B is called proper subset is proper subset. प्रॉपर सबसेट है और फाई भी नहीं है, तो नॉन ट्रिवियल भी होगा, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अथवा और इसी को कह सकते हैं नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट, क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग नाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, यही हमारी थी, जो भी कंडीशन थी सबसेट से रिलेटेड उसको हमने लिखा दिया है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। क्लियर, मिटा दें इसको। चलिए, कहीं किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? डिफिनीशन ट्रिवियल किसे कहेंगे, किस सबसेट को, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। किसका, ऐसा मत समझ लीजिए, बहुत लोग क्या कर समझते हैं कि जैसे ए में क्या ले लिया हमने 1 2 एंड बी में हमने क्या ले लिया सबसेट होना चाहिए, नहीं बन पाएगा। चलिए ठीक है, वैसा ही समझिए, क्योंकि ऐसा सबसेट किसी भी सेट का जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो सेट में, जबकि कोई भी एलिमेंट ना हो साथ में वो क्या हो, उसका सबसेट हो, तब हम कहेंगे उसे ट्रिवियल सबसेट। अब हम बात करते हैं, चलिए एक एग्जांपल लीजिए, समझने की जरूरत है। अब ये बताइए, कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट हो सकता है, सबसेट हो सकता है और साथ साथ में उस सेट, कोई सेट किसी सेट का क्या हो जाए, एलिमेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? एलिमेंट के लिए ये नोटेशन यूज करते हैं और सबसेट के लिए ये नोटेशन यूज करते हैं, हम पहले लेक्चर में सारी चीज़ें बता चुके हैं।
इसको ध्यानपूर्वक समझिए कि कोई भी सेट किसी सेट का क्या हो सकता है, सबसेट तो हो ही सकता है, आप देख लिए हैं। क्या कोई सेट किसी भी सेट का एलिमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसको लिखिएगा एग्जाम्पल। हम क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। सेट ए इक्वल टू, मान रहे हैं लेट ए इक्वल टू यक्स वाई एंड यहाँ पर ले रहे हैं यक्स वाई। इस तरीके से हमने एलिमेंट रखा है सेट में। क्लियर? अगर इसमें इस तरीके से एलिमेंट रख दिए तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा एक्स वाई है, अगर बी इक्वल टू हम क्या ले लें, एक्स वाई, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि बी हमारा क्या है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। दिख रहा है आपको? क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई, और साथ साथ में जो हमारा एक्स वाई है वो किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं, और ए क्या है हमारा? बी के बराबर है, यानी बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ बी किसका? ए का एलिमेंट भी है, साथ साथ में इसका सबसेट भी है। तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। कोई पूछ लेता है ज़्यादातर कि क्या कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट हो सकता है और साथ साथ उसका एलिमेंट भी हो जाए? तो ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस तरीके से इसको लिख लीजिए, बेटा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अब हम बात करेंगे किसके लिए? डिफिनीशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ लिखिएगा प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है प्रॉपर सबसेट, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या जानते हैं आप लोग? तो प्रॉपर सबसेट के बारे में लिखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स we say that A is the proper subset of B if and only if, कब? if and only if जब for all x belongs to A इम्प्लाई कर दे x belongs to B, एंड यहाँ पर दो कंडीशन है, एंड देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट है x कहाँ बिलोंग करे? B में, जिसके लिए इम्प्लाई करे ये देयर एग्जिस्ट एंड। देखिए दो जगह एंड आ रहा है, तो इसके और जब दो जगह एंड आए तो इसके लिए बट का एक जगह यूज कर लिया करिए, ठीक? तो बट जो यक्स है वो डज नॉट बिलोंग टू, कहाँ करे? ए में। कहने का मतलब है जितने भी एक्स में एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, जबकि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि ए में ना हो, ठीक? बी के तो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी में तो होने चाहिए, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए तब हम कहेंगे ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। एंड यहाँ से लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ जो इक्वलिटी का साइन नीचे दिख रहा था वो हट जाएगा, ठीक? अब यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज करके, इसी लैंग्वेज को यहाँ से लिखेंगे कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इम्प्लाई करेगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये इम्प्लाई कर दे क्या कि एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर? बी में। और बट एंड साथ में ये भी इम्प्लाई करे कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू कहाँ पर? बी में, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि अगर ऐसा दिया है तो ऐसा भी हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों तरीके से बातें ट्रू हैं। समझ में आ गया? तो कभी भी अगर प्रॉपर सबसेट आपको दिखाना हो तो रिस्ट्रिक्टली दिखा सकते हैं इस तरीके से। अब कभी भी अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब यही है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल टू बी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? इसका मतलब ये होता है, तो इसको नोट करके लिख लीजिए, या तो ए बी के ही बराबर है या तो बी ए बी से थोड़ा सा छोटा है। क्लियर? बी में कुछ बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है या बी एक से बराबर है। क्लियर? इस तरीके से तो हमेशा जब भी हमें प्रॉपर लिखना होता है तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ए इज द बी, लेकिन यहाँ पर जानते रहिए कभी भी अगर प्रॉपर दिखाना ही है एकदम जेड तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी। अगर ऐसा लिख दिए इसका मतलब हो गया, अगर ऐसा लिखें तो इसका मतलब ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए छोटा बी से छोटा भी हो सकता है, और बी ए क्या होगा? बी के बराबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर ऐसे लिख देंगे इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है? ए में जो एलिमेंट है बी में एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जो ए में नहीं होगा, यानी बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ए से एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ठीक? इस बात का ध्यान रखिए। तो दोनों बातें लिख लीजिए, इसको नोट करके भी लिख लीजिएगा, ठीक बेटा? चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब नहीं होगा प्रॉपर सबसेट।
तो रिमार्क करके इसी के नीचे लिखिएगा कब नहीं होगा। तो रिमार्क क्या करेंगे, निगेशन करेंगे। तो निगेशन आप करना जानते हैं। अगर कहें कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो आप जानते हैं कि फॉर ऑल का निगेशन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, तो वही निगेट करेंगे। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, एक यक्स मिले कहाँ पर, ए में, कि जो इम्प्लाई कर दे क्या, जो इम्प्लाई करे, या इम्प्लाई करने के बजाय वैसे लिख लीजिए एंड देयर, एक यक्स मिल जाए ए में, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर, बी में, जैसी होगा। देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू, और एक दोनों क्या जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो यानी एक एलिमेंट यक्स कहाँ मिल जाए, ए में मिल जाए, जो कि कहाँ पर नहीं है, सबसेट वाली ही कंडीशन हो गई। तो कोई मतलब है नहीं प्रॉपर या इम्प्रॉपर दिखाने का, क्योंकि इम्प्रॉपर दिखाने के लिए आपको ऐसा दिखाना होगा कि देयर एग्जिस्ट यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए में, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी में। तो ये प्रॉपर सबसेट के लिए हो जाएगा, हमें इम्प्रॉपर दिखाना है ना। अगर इम्प्रॉपर दिखाना है तो क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट अगर लिख देंगे एक्स बिलोंग टू ए, तो ये तो इसका सबसेट ही नहीं होगा ना। तो इसका मतलब तो यही होगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बात खत्म हो गया। अगर जैसे लिखेंगे ए डज नॉट, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बात खत्म हो गई यहीं से। चलिए, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वही कंडीशन दिखा देंगे तो ये नहीं होगा। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, तो इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर सबसेट के लिए। तो अगर जो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा वो क्या होगा, वो इम्प्रॉपर होगा, और जो इम्प्रॉपर नहीं होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर, दोनों बातें हैं क्लियर यहाँ बेटा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, और कल इसके आगे हम लोग देखेंगे और आगे चर्चा करेंगे। बाकी जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो टेलीग्राम लिख लीजिए, जो इस CC के स्टूडेंट हैं, टेलीग्राम, हाँ, ECC_कॉलेज, बस इतना है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड उससे रिलेटेड जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके, वो लोग फर्स्ट ईयर के लिए ज्वाइन करना चाहें तो BSc फर्स्ट, BSc फर्स्ट सेकंड थर्ड, CC का एक ग्रुप है BSc के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर थर्ड ईयर, वो लोग आप लोग जुड़ जाइएगा इसमें। एंड टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जितने भी इसके अफिलिएटेड कॉलेज हैं जितने चलता है, ईयरली एग्जाम होते हैं उनके लिए है। तो नोट कर लीजिए, संजीत SANJEET MATHS 48, ठीक। तो इसमें जुड़ जाइएगा, दोनों जगह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी, ठीक। तो आप चाहे तो दोनों में जुड़ सकते हैं, या आप चाहें तो एक में ही जुड़िए, जैसी आपकी इच्छा होगी आप जुड़ जाइएगा, ठीक। ये भी BSc का है, तो आप लोग दोनों लोग जुड़ सकते हैं। क्लियर है बातें। बाकी व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए जिनको कुछ भी पूछना हो, 8808031920। इस पर केवल कॉल तभी करिएगा जब इम्पोर्टेंट हो बात, एंड मैसेज कर दीजिएगा कोई क्वेश्चन पूछना हो, और लिख लीजिएगा 88 जिसपे कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर कर लीजिएगा, 9936531453। और एक और नंबर लिख लीजिए 8400858693। तो ये सारे नंबर्स हैं, किसी नंबर से आप कॉल करेंगे या कांटेक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। और इस नंबर को जरूर सेव करिएगा, 8803834873, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा व्हाट्सअप पे। तो इस पर ये हमारे पास ये दोनों पर्सनल नंबर है मेरे, तो इन दोनों नंबर को सेव कर लीजिएगा। ये आपके सीनियर्स ही हैं, थर्ड ईयर पास आउट हैं, और इस समय B.Ed भी उनका कंप्लीट हो चुका है, एंड MSc, ठीक। तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बता देंगे कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, वो हमारे साथ ही वर्क करते हैं, तो आपको बता देंगे कोर्स से रिलेटेड क्या कैसी चीज़ें चलेंगी, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ से हम लोगों के आज के लेक्चर समाप्त होते हैं, कल इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे।